नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम जो मशीन में पढ़ चुके हैं वो बेसिक्स और पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, जो ईएमएफ इक्वेशन है डीसी मशीन की, सबसे पहले कुछ चीजें समझे। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डीसी मशीन। डीसी मशीन यानी कि मोटर जनरेटर दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मोटर जनरेटर दोनों के लिए। सबसे पहले समझे कि ये ईएमएफ इक्वेशन होती क्या है। देखिए, जब जैसे कोई दो पोल में ले रहा हूं, जैसे नॉर्थ ले लिया और ये ले लिया मैंने साउथ पोल, और इसके बीच मैं एक रोटर रोटेट करा रहा हूं। सपोज यहाँ पे एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर को मैं रोटेट करा रहा हूं, तो जब ये इन पोल्स के नीचे गुजरेगा, जब ये कंडक्टर इन पोल्स के नीचे से गुजरेगा, जैसे नॉर्थ या साउथ पोल के नीचे से गुजरेगा, तो क्या होगा, कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा, कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा। तो इस पे क्या हो जाएगा, यानी आर्मेचर वाइंडिंग या ये कहें जो रोटर की जो वाइंडिंग है उस पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये ईएमएफ इंड्यूस कितना इंड्यूस होगा, ये हम ईएमएफ इक्वेशन से जानेंगे। तो इतनी बात समझ में आती होगी तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। तो हम ईएमएफ इक्वेशन यानी कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है इस आर्मेचर कंडक्टर पे, वो ईएमएफ इक्वेशन के द्वारा जानेंगे। तो इससे पहले जब मैं स्टार्ट करूं इसके बारे में, ईएमएफ इक्वेशन के बारे में, तो कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। तो वो मैं टर्म्स लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हमें फाई क्या होता है, फ्लक्स पर पोल होता है। क्या होता है, फ्लक्स पर पोल। फाई हमारा होता है फ्लक्स पर पोल। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आपकी कौन सी होगी, फाई हो गई, पी हो गई। पी हमारा नंबर ऑफ पोल्स होता है, पी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स। इसी तरीके से जेड नंबर ऑफ आर्मेचर, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। और ए जो होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। और एक टर्म और रह जाती है जिसे कैपिटल एन यानी स्पीड ऑफ रोटर इन आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट को हम प्रति मिनट में कितने चक्कर आपका जो ये रोटर है वो काट रहा है, तो प्रति मिनट में कितना चक्कर काट रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एन आरपीएम, राउंड रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि मैं बता दूं, फ्लक्स पर पोल। फ्लक्स आपका नॉर्थ और साउथ जब होगा, जो पोल्स हैं, तो इन पोल्स के जरिए ये फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो इसलिए फ्लक्स पर पोल लिखा हुआ। पी क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स। भाई नंबर ऑफ पोल्स क्या है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी। इवन नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए। मिनिमम कितने होते हैं पोल, 2 होते हैं, बाकी 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 के पेयर में ही रहेंगे, 2, 4, 6 इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखेंगे जेड नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर बनाया है, बहुत सारे कंडक्टर्स होंगे, तो इसे मैंने बोल दिया है जेड, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। ए होते हैं पैरेलल पाथ। ये जैसे ही मैं आपको इससे आगे पढ़ाना शुरू करूंगा इस इक्वेशन को, तो मैं बताऊंगा पैरेलल पाथ क्या होते हैं। एन क्या होता है आपका, स्पीड इन आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। ये जो हमने घुमाया है, क्योंकि जनरेटर में क्या होता है, जब हम रोटर को घुमाते हैं तो इस पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये इसकी स्पीड होती है कि स्पीड आरपीएम में ये लेते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट जिसे हमने बोला। तो ये थी कुछ टर्म्स जो आपको जानना जरूरी था। अब हम स्टार्ट करते हैं ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि फ्लक्स कटिंग एक्शन किस तरीके से होता है, यानी हमारा टोटल फ्लक्स क्या होगा, ये हम पहले जानेंगे। देखिए, जब किसी कंडक्टर को रोटेट कराते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया है, ठीक है, और 2 पोल लिए हैं। एक कंडक्टर
दो पोल लिए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब इस कंडक्टर को रोटेट कराया जाएगा तो वो एक नॉर्थ पोल के साथ नीचे भी आएगा और किसके नीचे आएगा, साउथ पोल के नीचे भी आएगा। तो क्या होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। क्या होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए जरा ध्यानपूर्वक, फ्लक्स कट बाय कंडक्टर, फ्लक्स कट बाय कंडक्टर in one revolution, देखिए फ्लक्स कट बाय कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो कंडक्टर आप रोटेट करा रहे हैं तो ये कंडक्टर कट कैसे करेगा फ्लक्स को कब कट करेगा, जब वो इस साउथ पोल के नीचे आएगा और जब नॉर्थ पोल के नीचे आएगा तब फ्लक्स कट होगा कंडक्टर के द्वारा। तो क्या इसको हम टोटल फ्लक्स भी बोल सकते हैं, जिसको मैं P इंटू फाई लिखूंगा। अब देखिए इसे रटने की जरूरत नहीं है, समझे थोड़ा पॉइंट को, बात को समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 2 नंबर ऑफ पोल्स हैं, ठीक है, 2 नंबर ऑफ पोल्स हैं और आप 2 4 पे रख सकते हैं, 6 पे रख सकते हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स रखेंगे उतना ही फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स रखेंगे उतना ही फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमारा P इंटू फाई होगा। बड़ा ध्यानपूर्वक इस फिगर को अपने माइंड में थोड़ा सा गेसिंग करिए तो आपको ये समझ में आएगा P इंटू फाई क्या है, ठीक है। ये एक तरीके से टोटल फ्लक्स भी आप इसे बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फ्लक्स कट बाय कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन। देखिए यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर रखा है तो पूरे एक चक्कर में जो कितना फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है उसे मैंने क्या लिखा, टोटल P इंटू फाई। अब क्या लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट टाइम पर रेवोल्यूशन। अब देखिए टाइम पर रेवोल्यूशन क्यों आया, ये क्यों निकालना चाह रहे हैं। इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है फैराडेज के द्वारा, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के द्वारा क्या होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, डी फाई बाई डी टी। क्या होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई देखिए ये आपका होता है फ्लक्स, ये होता है आपका टाइम। तो फ्लक्स को आप निकाल चुके हैं, यानी ये आपका टोटल फ्लक्स था। अब आपको क्या निकालना है, टाइम। अब टाइम आपको निकालना था, लेकिन रेवोल्यूशन में क्यों निकालना है, कोई भी घूमती हुई चीज को आप उसका टाइम जो निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, चक्कर में, यानी कि रेवोल्यूशन में। तो प्रति चक्कर में कितना टाइम, यानी इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि कितना फ्लक्स कटिंग एक्शन हुआ एक रेवोल्यूशन में, तो उसका टाइम कितना, मतलब कितना टाइम लगा उसका। तो आप थोड़ा सा समझेंगे बात को कि कितना फ्लक्स कट हुआ कितने समय में, तो इसको टाइम पर रेवोल्यूशन बोलते हैं। कितना फ्लक्स कटा कितने समय में, उसको टाइम पर रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो स्पीड होती है वो किसमें दी हुई होती है, वो दी हुई होती है रेवोल्यूशन पर मिनट में। किसमें, रेवोल्यूशन पर मिनट में। और आपको पता होगा कि 1 मिनट जो होती है, 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 60 सेकेंड, जो कि किसके बराबर है, n स्पीड के बराबर है। जो आर्मेचर की जो स्पीड है, यानी कि इस रोटर की जो स्पीड है वो किस में ले रहे हैं, आरपीएम में। तो हमें पता है मिनट में, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड, जैसे मैं n कैपिटल N मान रहा हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पे राउंड रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। अब मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना होता है, 1 सेकेंड में 1 मिनट बाय 60, 1 मिनट बाय 60। तो 1 सेकेंड क्या होता है, 1 मिनट बाय 60, ठीक है। तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 मिनट को तो n लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 मिनट किसके बराबर है, n के बराबर बाय 60। यानी कि इसे बोलने का क्या तरीका है, बोलने का तरीका ये है कि 1 सेकेंड में वो कितना चक्कर ले रहा है, n बाय 60 चक्कर ले रहा है आपका रोटर। इसे हम 1 सेकेंड में कर रहे हैं। क्यों 1 सेकेंड में कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टाइम पर रेवोल्यूशन। हमें चाहिए था टाइम पर रेवोल्यूशन, दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट आरपीएम इनटू सेकेंड। तो इसे हम क्या बोलेंगे,
राउंड पर रेवोल्यूशन पर सेकंड, इसे बोलेंगे रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो अब आप देखेंगे कि रेवोल्यूशन पर सेकंड n/60 को बोल रहे हैं, तो अभी तो हमें टाइम पर रेवोल्यूशन चाहिए, है ना, हमें टाइम पर रेवोल्यूशन चाहिए। तो नीचे देखिए ये टाइम है और ऊपर क्या है, रेवोल्यूशन है। तो इसे उल्टा कर लीजिए, तो 60/n, तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम पर रेवोल्यूशन। अब हमें क्या काम करना है, देखिए फैराडेज के द्वारा क्या होता है, इसका फैराडेज ने क्या बोला था, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ने क्या कहा था, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो आपका कितना होता है, d∅dt। तो आपको पता ही है, बेसिक में मैंने आपको बताया था। तो E = d∅dt होता है। अब आप देखेंगे बड़े ध्यान पूर्वक, तो फाई कितना होता है, फाई यानी कि टोटल फ्लक्स कितना है, P × फाई। और टाइम पर रेवोल्यूशन देखेंगे तो 60/n है, तो 60/n मैंने लिख दिया है। तो ये n ऊपर पहुंच जाएगा, तो P∅n/60। तो ये तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। लेकिन अभी आर्मेचर कंडक्टर का रूल रह गया है, ठीक है ना, आर्मेचर कंडक्टर और पैरेलल पाथ का। तो सबसे पहले अब हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के। अब बात समझें कि जैसे कि मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी वाइंडिंग है, आप यहाँ पे देखें ये क्या है, ये मैंने कुछ इस तरीके से, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। बड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे, ये इनपुट है ये आउटपुट है, ये मैंने कोई सर्किट डिजाइन किया है। तो आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, सबसे पहले आप ये देखें कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं। देखिए एक पैरेलल पाथ ये है और एक पैरेलल पाथ ये है, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक, एक ये रहा, एक ये रहा। अब बात करते हैं, क्योंकि हम लोग ईएमएफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, नहीं वोल्टेज की बात कर रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, एक तरीके से वोल्टेज ही होती है। तो वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, वोल्टेज कब इंक्रीज होगी, जब हम वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो आप देखिए एक वाइंडिंग ये रही और दूसरी वाइंडिंग ये रही, तो जब भी जितनी भी वाइंडिंग में सीरीज में कनेक्ट करता चला जाऊंगा, हालांकि ये पैरेलल पाथ है, जितनी भी वाइंडिंग सीरीज में करता जाऊंगा, पर्टिकुलर पैरेलल पाथ में जितनी भी वाइंडिंग सीरीज में करता चला जाऊंगा, उतनी ही वोल्टेज बढ़ जाती है। और वैसे भी आपको बेसिक तौर पे ये पता है कि जब हम सीरीज में वोल्टेज बढ़ती है, कि सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, और पैरेलल में क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। तो ये आपको बेसिक याद होगा, मैंने सब बेसिक कराया हुआ है, वीडियोस आप देख सकते हैं। और इसी कारण से यहाँ पे जितनी आप वाइंडिंग्स लगाते चले जाएंगे सीरीज में, पैरेलल पाथ में, पर पैरेलल पाथ में सीरीज में लगाते चले जाएंगे, उतना ही वोल्टेज इंड्यूस यानी बढ़ती चली जाती है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज बढ़ेगी। फॉर ईच पैरेलल पाथ, आप जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ईच पैरेलल पाथ, देखिए यहाँ पे 2 पैरेलल पाथ हैं, एक ये है और दूसरा पैरेलल पाथ ये है। तो फॉर ईच यानी इसकी बात कर रहा हूं, फॉर ईच एक की बात कर रहा हूं, तो इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स तो ये रहे, एक साथ जुड़े हुए हैं सीरीज में, 2 वाइंडिंग्स हैं जो एक साथ जोड़ दी गई हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज फॉर ईच पैरेलल पाथ वो क्या होगा, Z/A, यानी कि ये तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो गए, ठीक है। और एक पर्टिकुलर किसमें हो गया, पर्टिकुलर ईच पैरेलल पाथ में, तो ये पैरेलल पाथ आपका एक है। तो एक पैरेलल पाथ में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे, Z/A, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो अब मुझे टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, क्या चाहिए, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ। टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो P∅n/60 इंटू Z/A। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, P∅NZ/60A, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, P∅
NZ/60A। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं किस बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉइल, कंडक्टर्स, वाइंडिंग, ये सब क्या होता है। तो देखिए मैं कुछ चीज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो उसके मुताबिक कुछ मैं चीज बता देता हूँ आपको, जो आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये होती है आपकी एक कॉइल, इसे हम क्या बोल रहे हैं, वन कॉइल। इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं, एक कंडक्टर ये होता है और एक कंडक्टर ये होता है। एक कॉइल दो वोल्टेज जनरेट करती है, ठीक है ना। तो ये जो सेशन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं वाइंडिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो वर्बली आप बस इतना जान लीजिए कि एक कॉइल के अंदर, ये वन कॉइल है, वन कॉइल, इसके अंदर क्या है, दो कंडक्टर्स होते हैं। कितने कंडक्टर्स होते हैं, एक ये वाला कंडक्टर का पार्ट होता है और दूसरा ये वाला कंडक्टर का पार्ट होता है। और जो इनकी वोल्टेज होती है वो 2V हो जाती है, जुड़ जाती है। तो कितना वोल्टेज एक कॉइल जनरेट करती है, 2 वोल्ट। तो बस आप इतना याद रखिए हाल फिलहाल में। और ऐसे कई सारी वाइंडिंग्स बनती चली जाती हैं, कुछ इस प्रकार से कई सारी वाइंडिंग्स बनती चली जाती है, बहुत सारी। तो उसे बोलते हैं वाइंडिंग, ठीक है ना। जब कई सारी कॉइल्स एक आपस में जुड़ती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वाइंडिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस आप इतना समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आप ये जाने, जो अब जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पे ईजी क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लेकिन जनरेटर की, तो उसे डिनोट करते हैं हम लोग किससे, ईजी से। ऐसे ही हम बैक ईएमएफ को भी मोटर के केस में डिनोट करते हैं, तो उसे बोलते हैं ईबी, ठीक है ना। तो ईजी जो होता है जनरेटेड ईएमएफ होता है, जनरेटेड ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर। ऐसे ही इसको भी क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। तो ईजी को ईजी से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ को, और ईबी से डिनोट करते हैं हम लोग बैक ईएमएफ को। तो ये क्या होता है हमारा, ये आपको याद रखना है, रट लेना है, P5NZ/60A। अब देखिए जो मैंने ये पूरा डेरिवेशन कराया था, ये जो पूरा डेरिवेशन है ये आपका कहाँ पे आता है, ये जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनके एग्जाम में ये आता है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से रिमेम्बर रखना है उन बच्चों को। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे ITI के बच्चे हैं और फर्दर बच्चे हैं डिप्लोमा होल्डर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो P5NZ/60A, तो P5NZ/60A। अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज बताता हूँ। देखिए इधर क्या है, लैप के लिए, लैप वाइंडिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं, A=P, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के बराबर होते हैं। वैसे ये बच्चों को सभी को पता ही है, फिर भी। और वेव वाइंडिंग के लिए हम क्या काम करते हैं, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 के बराबर होते हैं। अब ये जो टॉपिक है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में, ये मैं आपको आगे फर्दर वीडियोस में बताऊंगा कि लैप वाइंडिंग के क्या फायदे हैं और वेव वाइंडिंग के क्या फायदे हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आप ये जान लीजिए, जो लैप होता है वो A=P होता है और वेव जो होता है वो A=2 होता है। याद भी क्या रखना है, देखिए A=P किस तरीके से याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लैप, LAP, लैप वाइंडिंग। तो इसमें देखिए A=P, यहाँ पे आप जरा ध्यान पूर्वक देखिए, A=P ही लिखा हुआ है, बड़े ध्यान पूर्वक देखिए। लैप की स्पेलिंग में A=P लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हैं कि किसको किस तरीके से याद हो सकता है चीजें। वेव को किस तरीके से मैं देख रहा हूँ, A=2। अगर आपको A=P याद होगा तो वो उधर होगा A=2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन आए थे, क्या न्यूमेरिकल्स बने थे, तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बता देता हूँ कि जैसे आपसे पूछा कि जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा लैप वाइंडिंग के केस में। तो आप देखिएगा कि A=, तो P हो जाएगा, देखिए यहाँ पे P5NZ/60। A क्या है आपका, A=P होता है,
तो मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ। तो P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचता क्या है 5nz/60। इसे मैं क्या बोलूंगा Eg, इसे क्या बोल रहा हूँ Eg फॉर लैप वाइंडिंग के लिए, ठीक है। इसी तरीके से वेव के लिए क्या होगा, वेव वाइंडिंग के लिए जरा देखें, Eg जनरेटेड ईएमएफ और वेव वाइंडिंग के लिए अगर हम देखें तो देखिए क्या होगा, वेव वाइंडिंग के लिए देखिए यहाँ पे P 5nz/60 इंटू 2, एक ही जगह मैंने सिर्फ क्या लिख दिया है 2 लिख दिया है, तो ये कितना हो गया P 5nz/120। तो ये किसके लिए हो गया, ये वेव के लिए हो गया। तो ये आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है। आईटीआई के एग्जाम में तो ये काफी बार आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। ये याद किसके द्वारा रखना है, इन फॉर्मूलोज के द्वारा, कि लैप के लिए इक्वल्स टू P और वेव के लिए E इक्वल्स टू 2। तो देखिए आज हमने ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन के बारे में जाना। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन होती क्या है, P5nz/60 है। तो मैंने आज आपको पूरा डेरिवेशन कराया ईएमएफ इक्वेशन का। डीसी मशीन मैंने यहाँ पे क्यों लिखवाया, क्योंकि जनरेटर और मोटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की जो ईएमएफ इक्वेशन है वो एक ही है। जैसे बस आपको मैंने बताया था बैक ईएमएफ भी एक जनरेटर के अंदर भी रोटेटिंग एक्शन है ही है, और मोटर के अंदर देखिए जनरेटर के अंदर मोटरिंग एक्शन होता है, मोटरिंग के अंदर यानी मोटर के अंदर जनरेटिंग एक्शन होता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो एक ही है, P5nz/60 है। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आज इतनी सारी चीजें कराई, तो ओवरव्यू मैं आपको फिर भी दे देता हूँ। देखिए ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, ये मैंने यहाँ पे आपको ईएमएफ इक्वेशन बताई, जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये आपको याद रखना है, कितना इंड्यूस हुआ है। ये डेरिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट किन बच्चों के लिए है, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और मैंने बताया किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। आगे हम और न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे, और लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस को, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।